नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात बने हुए हैं वो हालात हर किसी को दहशत में डाले हुए हैं। दहशत में लोग इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर हर समय लगा रहा है कि कहीं कोई पीला पंजा उनके घर पर न चल जाए, कहीं कोई पीला पंजा उनकी दुकान पर न चल जाए। इस दहशत के बावजूद हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि किसी गरीब के घर को, किसी गरीब की दुकान को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बावजूद इसके फिर भी लोगों को, उन गरीब लोगों को, छोटे दुकानदारों को नोटिस संबंधित विभागों द्वारा दिए जा रहे हैं कि वो इतने दिन में अपनी दुकानों, अपने घरों को खाली कर दें। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जगदीप सिंह जी। जगदीप जी, अतिक्रमण विरोधी अभियान पर जिस प्रकार से प्रशासन और एलजी मनोज सिन्हा ने अपना रुख साफ कर दिया है, उनका कहना है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी, छोटे लोगों को इसमें छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जैसे कल का ही इंसिडेंस हम लेते हैं नई बस्ती का, वहाँ पर लोगों को नोटिस मिले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम अश्विनी जी, आपके इस मंच पर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबका सादर अभिनंदन। एक बड़ी पुरानी किंवदंती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं समुच्चे प्रदेश के अंदर, उससे एक बात तो पारे की मानिद साफ है कि ये जो प्रदेश के अंदर सरकार है ये कहीं ना कहीं बेलगाम हो चुकी है, और मरकजी जो इसके ऊपर कंट्रोल था वो चंद एक लोगों के उस कंट्रोल में जिस वाहियात ढंग से ये फैसले ले रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोग इनको सिरे से ना केवल नकार देंगे बल्कि वो दिन भी दूर नहीं जब ये अपने इस राजनीतिक और सियासी सफ़र में धड़ाम से गिरेंगे और इनका सियासी वजूद जो है वो तबाह हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। रही बात, आपने शुरुआती भूमिका में जिक्र किया है कि उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने बार बार लोगों को ये आश्वस्त किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली तो बात ये कि क्या ये जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ बैठे हैं, ये जो सिन्हा सरकार है, ये आपने देखा इनका व्यवहार कैसा है? ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। पहली तो ये बात है कि इन्होंने कभी एक उपराज्यपाल की तरह तो मतलब सरकारी व्यवहार इनका तो देखने में नहीं मिलता। ये तो ऐसे लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये जिस तरीके से आदेश दंदना रहे हैं। और दूसरी बात, कहाँ है वो आदेश? आज कितने दिन हो गया सिन्हा सरकार को ये लोगों के, मैं तो कहूँगा कि नियमों का फालूदा बनाकर जिस तरीके से इन्होंने आज लोगों के ऊपर गाज गिराई है, कहाँ है इनका वो आदेश? आज तक कोई पैरामीटर सेट हुए, कोई मापदंड इन्होंने तय किए कि हम इतनी ज़मीन या इस पर्टिकुलर पैरामीटर से ऊपर नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि 2 से 15 मरले तक के जिसके ज़मीन होगी उनको हम नहीं छेड़ेंगे। अश्विनी जी, इसके ऊपर कोई, देखिए, मौखिक बात जो है उसका कोई मायने किसी लोकतंत्र में नहीं होता। दूसरी बात, आपको याद होगा अभी हाल जो संवाददाता सम्मेलन आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ था और पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जब उस सम्मेलन में अपनी बात रखी थी तो उसमें एक बात बड़ी साफ तौर पर मैंने कही थी कि भाई साहब, जिनकी दुकान नीचे है और मकान ऊपर है, देखिए हमें समझना होगा, मनोज सिन्हा साहब जो हैं ये किसी और राज्य से आए हुए हैं और उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भी, उसको भी यूपी बिहार की तर्ज पर आप चला लेंगे। वो बुलडोजर बाबा वाली कहानी यहाँ नहीं चलने वाली। दूसरी बात, आपको ये समझना पड़ेगा, ये वो प्रदेश है जिसने भारत और पाकिस्तान के उस भयावह विभाजन के दर्द को बड़ा करीब से झेला है। यहाँ पर जो लोग आज बसे हुए हैं उसमें 70% लोग वो हैं जो कभी एक मुल्क के निवासी थे, फिर वो मुल्क 2 सरहदों में बंट गया। यहाँ पर ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास अपनी मालिकाना ज़मीनें नहीं हैं। फिर अब जो बात हम कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। फिर आप कानून की धाराओं के हिसाब से उसको देखिए। आप एग्रेरियन एक्ट की सेक्शन 3 को देख लें। आप डेफिशिएंसी में आपने लोगों को ज़मीनें दी तत्कालीन सरकारों ने LP 6 लगाकर, वो देख लें। या गवर्नर, एक मुख्यमंत्री तत्कालीन 71-72 के दशक में जो आदेश आया, लेकिन दरअसल बात को समझा जा ही नहीं रहा। आप नई बस्ती की बात कर रहे हैं, आपने देखा क्या जनाक्रोश था। हम तो साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि आप बुलडोजर सिर्फ दुकानों पर मत चलाइए, लोगों पर भी चला दीजिए ना, किस्सा ही ख़त्म कीजिए।
आपके लिए इन लोगों के कोई मायने तो है नहीं। आप एक तानाशाह की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। आप तो मतलब आपके तुगलकी फरमान बस दनादन जारी हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी तहसीलदार ऐसा नहीं है जिससे इन्होंने कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर, माइंड इट, एग्रीकल्चर, इन्होंने तमाम तरह की जो ज़मीनें हैं उनकी पूरी डिटेल मंगवाई हुई है। फिर वो मतरूका है, नजूल की है, कस्टोडियन की है या स्टेट लैंड है, वो सारी डिटेल इन्होंने मंगाई है। वो डिटेल तो वैसे ही बन गई जबकि पीछे सर्वे चल रहा था, भूमि का सर्वे, लोगों को कि किसकी कितनी ज़मीन है, वो सैटेलाइट सर्वे में तो बिल्कुल वो साफ़ हो गया। नहीं, आपके पास, मैं माफ़ कीजिएगा, आपके पास जो जानकारी है वो उतनी स्पष्ट नहीं है। मैं बता दूं, जो हवाई सर्वे हुआ था वो ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए हुआ था अश्विनी जी। जो बात मैं कर रहा हूँ, दे हैड क्लियरली स्टेटेड एंड डायरेक्टेड ऑल द रेवेन्यू ऑफिशियल्स राइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल कि आपको हमें पूरा थारो रिकॉर्ड देना है। हमें तो ये भी डर है कि आने वाले दिनों में आप देखोगे जो विस्थापित है हमारे, ये तो उन पर भी इस तरीके का व्यवहार करेंगे, उनको भी बोलेंगे ये तो आपकी ज़मीन ही नहीं, कस्टोडियन आपने पहले उनके सर पे ऊपर बैठाया हुआ है। हमारा ये कहना है अश्विनी जी, बात को समझना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर अवैध कब्जे हुए हैं, किसी रसूखदार ने किए हैं, किसी पॉलिटिशियन ने किए हैं, किसी ठेकेदार ने किए हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति पहले से था और उसने उन ज़मीनों पे वो काबिज हुआ जिन ज़मीनों की करोड़ों में कीमत थी, आप उन्हें छुड़वाइए ना। हम आपके साथ हैं। शुरुआती दौर में देखिए अली मोहम्मद सागर से ये शुरू होते हैं, हसीब द्राबू तक जाते हैं। वो जेके चेयरमैन का कोई खान करके था एक चेयरमैन फार्मर, उसको पकड़ा इन्होंने। फिर उसके बाद कुछ एक लीडर्स और इन्होंने पकड़े। वो तमाम लीडर कौन थे? पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बाकी जमातों के। आपने कविंदर गुप्ता की जो 10, 12, 15 कनाल या 23 कनाल जो भी जगह वो बता रहे हैं, आपने देखा कितना शर्मनाक बयान था कविंदर गुप्ता का कि उस ज़मीन से मेरा लेना देना कोई नहीं। यद्यपि उस ज़मीन के जो कागजात हैं अगर आप उनको देखें तो उनके वालिद का नाम है। हमारा सीधा ये कहना है कि ये दोहरा चरित्र जो है वो क्यों? जब आप कर रहे हैं तो आप उन नेताओं की ज़मीन खाली करवाइए ना। मैं आपको अश्विनी जी बड़े साफ शब्दों में बताऊं, हम जम्मू की बात करते हैं। देखिए, विडंबना है, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा, रमन भल्ला हमारे राज्यसभा मंत्री रहे, कांग्रेस का कितना बड़ा नाम है रमन भल्ला। रमन भल्ला का घर जिस जगह पर बना हुआ है वो जगह सरकारी है, नाले के ऊपर घर बना हुआ है, क्यों नहीं खाली करवाया आपने? मतलब आप ये इस इंतजार में हैं कि यार रमन भल्ला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, यही बात है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, बड़ी ब्राह्मणा में मीन सरकार का मैंने उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी का एक तत्कालीन मंत्री उसमें इन्वॉल्व था, और जो यूनिट ये लगा रहे थे आयुर्वेद का, उस यूनिट के तहत कितने फर्जी फर्द इन्होंने काट के कई 100 कनाल कस्टोडियन की ज़मीन जो है उसको लपेट लिया। ठीक है, बाद में आपने छोड़ दिया जब आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी, लेकिन क्या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती थी? आप विजयपुर चले जाइए, कई 100 करोड़ लगाकर आपने घाचराई के ऊपर जो है वो होटल बनाया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अब सेट एजेंडा हो गया है कि कोई कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा रिश्वतखोर क्यों ना हो, जब तक तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। आपको याद है नमामि गंगे इन्होंने कार्यक्रम चलाया था, ये सनानी गंगे प्रोग्राम है। मतलब आइए, भारतीय जनता पार्टी का भगवा चोला पहनिए तो आपके सारे पाप, आपकी सारी चोरियां जो है वो धुल जाएंगी। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लिहाजा मैं आपको बड़े, ऐसा भी नहीं है, हम अगर बात करें तो बीजेपी के ही पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली, उनको नोटिस गया है, उनका जो स्कूल था उस पर कार्रवाई के लिए नोटिस गया। अश्विनी जी, ये आईवास जो है ना, ये उन लोगों के सामने चलता है जिनको जानकारी ना हो। अब्दुल गनी कोहली का ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था और आप भी गवाह हैं इस बात के। उस केस को आज से 3 साल पहले तो हमने खुद देखा था, और तब जब उस ज़माने में हम खबरें लगाया करते थे, ये तो ऑलरेडी जेएनएफ की खबरों में होता था। तो सवाल ये है कि आप जनाब ये आईवाश बंद कीजिए। अगर आपने, मैं आपको बता दूं, देखिए ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक लेवल के लीडर से लेकर स्टेट लेवल के लीडर तक सब ने जिस को जहाँ जहाँ मौका मिला उसने सरकारी ज़मीनों पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश की। और स्थिति ये है कि आप सिर्फ, मैं बोलता हूँ ना, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं ना जनाब, आप 1 इंच ज़मीन अगर किसी की मिलती है आप निकालिए। आप ज़मीन निकालेंगे, हम वो नेता पार्टी से उठा के बाहर निकाल देंगे। हमने निकाला, मतलब आप में कोई दागी नेता नहीं है। मैं बता रहा हूँ जनाब, हम वो पार्टी हैं। देखिए, कोई पॉलिटिकल जमात आप कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति शामिल हुआ जिसका मिलिटेंट्स के साथ जो उसकी एक भूमिका रही, एक रिकॉर्ड में निकला, तब भी हमने बोला था कि ये गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि हम एक राजनीतिक जमात हैं। लेकिन हम वो पार्टी हैं जिसने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, आप देखिए, अब तक के इतिहास में 7.5 पौने 8 दशक होने को आए हैं,
3 काबीना मंत्री अब तक जेल में गए, बड़े घर गए, और वो तीनों के तीनों मंत्री आम आदमी पार्टी के थे, और तीनों को निकालने वाली अगर कोई सियासी जमात थी तो वो आम आदमी पार्टी थी। अब देखिए, इस तरीके का जब आप एक पारदर्शिता रखकर अपने लोगों, अपने अवाम को बताते हैं कि हम इतनी साफ गोई से, इतनी ईमानदारी से लोगों के बीच उतर रहे हैं और हम में से कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, तो हम कहते हैं आप कार्रवाई कीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप मतलब सिरे से उनको आप एक तरह से मतलब आपने उनको दूध में से जैसे वो बाल निकाल के बाहर कर दिया, उनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरी बात मैं फिर से कहूँगा, मैंने अभी रमन भल्ला का नाम लिया आपसे, आप मुझे बताइए कि क्या किसी ऐसे नेता से सिर्फ ज़मीन निकाल ली जाए, आप शोर डालना शुरू कर दें, अपनी पीठ को थपथपाएं, बाजी हमने तो ज़मीन निकाल ली, उसे उठा के अंदर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की? उसके खिलाफ आप आपराधिक मामला दर्ज कीजिए, क्योंकि वो मौके का मंत्री था, और अगर मंत्री रक्षक ही भक्षक बनेगा, वो उस महकमे का मंत्री था जिस महकमे की उसने ज़मीन कब्जाई। रेवेन्यू मंत्री होते हुए उसने अपना घर तक जिस आदमी ने अब सरकारी ज़मीन पर बनाया हो, नाले के ऊपर बनाया हो, क्या कहेंगे आप? सुजमा लैंड स्कैम की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, रोशनी एक्ट की आप बात कीजिए। आपको याद है जब गुलाम नबी आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मंगत राम शर्मा उनकी बगल में बैठे थे, तो हमारे एक बड़े वयोवृद्ध पत्रकार थे, तो उन्होंने चुटकी ली थी, तो उनका जवाब था इसके ऊपर कि मंगत जी को तो क्या करनी है ज़मीन। तो आप देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ। 800 से ज़्यादा लोगों की फेहरिस्त है, जिसमें जम्मू शहर के अंदर आपने करोड़ों अरबों की नजूल की जो ज़मीनें थी, मतरूका जो ज़मीनें थी, सरकारी स्टेट लैंड को बड़े रसूखदारों ने कब्जा लिया, कौड़ियों के भाव लिया। कितने IAS अफसर उसमें इन्वॉल्व थे, कोई कार्रवाई नहीं है। अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। तो हमारा ये कहना है कि अगर सिन्हा सरकार को लगता है कहीं जाती हुई है, तो आप सबसे पहले उनको पकड़िए जो बड़े चोर हैं। फिर हम आते हैं आम आदमी पर। जैसे आपने नई बस्ती का उदाहरण दिया, देखिए सबसे पहली तो बात यह है, वहाँ पर कोताही किनकी थी? तत्कालीन सरकारों की। कल सिन्हा सरकार चली जाएगी, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो जो गलतियाँ इन्होंने की हैं, तो जो अगली सरकार होगी वो ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई सिन्हा सरकार की गलतियाँ हम क्या करें। जगदीप जी, अभी आपने कहा कि बड़े लोगों पर कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। अब सुंजवा का ही हम उदाहरण लेते हैं। सुंजवा के मलिक मार्केट में जब पथराव हुआ, उस दौरान जिस शोरूम पर कार्रवाई की जा रही थी वो छोटा शोरूम नहीं था, बहुत बड़ा था। उस शोरूम को बाद में तोड़ा भी गया, पूरा फोर्स लगा के बाद में तोड़ा गया। लेकिन जिस दिन पथराव हुआ उस दिन आपकी पार्टी के ही एक नेता पर भी, उनका नाम भी बीच में आया, लोगों को भड़काने के लिए, भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए उन पर मामला भी दर्ज हुआ और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। तो क्या आप दोहरा मापदंड नहीं जहां अपना रही है, जहां पर बड़े लोगों को बचाने के लिए भी आप नेता पहुंच रहे हैं, छोटों के लिए भी पहुंच रहे हैं? बढ़िया सवाल है, लेकिन वही बात आ गई कि मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा, आपकी जानकारी जो है वो पूरी नहीं है। जी। इस पर मैंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जहां पर बात पार्टी कभी किसी तरीके की हिंसा पर यकीन नहीं रखती है, ऐसा कोई भी बयान मैंने खुले शब्दों में ना केवल उसकी निंदा की थी, बल्कि पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते मैंने उसे सिरे से खारिज भी किया था। मैं अब भी कह रहा हूँ, देखिए आप किसी व्यक्ति विशेष का उदाहरण देकर पूरी जमात को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हमने जो हमारे एंड से बात बनती थी, हमने ना केवल उसको, उस बयान को खारिज किया, उसकी निंदा भी की, और वो पब्लिकली की, 100-150 पत्रकारों के मौजूदगी में की। तो उस बात पे तो मुझे लगता है और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। वैसे भी पार्टी नहीं चाहती इस पर हम ज़्यादा बात रखें, लेकिन जो बात रखनी थी आधिकारिक तौर पर वो हम रख चुके हैं। अब दूसरी बात आप फिर से मैं कहूँगा, हम नई बस्ती की बात कर रहे थे, आपको पता है वो जो मेरे जानकारी में है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई वो नहर के किनारे वाली ज़मीन थी। अब पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया या अपने सियासी फ़ायदे के लिए वो चुप रही। आज आप वो लोग जिसकी सामने दुकान है, पीछे मकान है, और वो कौन है? वो अरबपति करपति आदमी नहीं है, वो बेचारा दिहाड़ीदार है, उसका पूरा परिवार उस दुकान पर पलता है और उसी दुकान ने उसके परिवार की परवरिश की है इतने दशकों में। आज आपने वहाँ पे जो है वो उनको अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिया, और फिर देखिए बा कमाल है। मैं तो कहता हूँ रविंदर रैना का तो जवाब नहीं है। मतलब ये कभी कभी तो अफसोस होता है कि लोगों को कब समझ में आएगी। मतलब वो इस तरीके का बयानबाजी, भाषण झाड़ने में उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं कि मैं बुलडोजर के आगे लेट जाऊँगा। भाई लेटा क्यों नहीं तू? पहले कहाँ थे आप लोग?
तो बात ये है कि भाई साहब ये जो ड्रामेबाजी है ये नहीं चलेगी। हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज लोग परेशान हैं, लोग हलकान हैं, और लोगों को एक बात समझ में आ गई है, जो भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से मैं कहूँगा एक डर बनाना चाहती है लोगों के बीच में। कि वो आपने देखा ना, जब पुराने ज़माने में जब लोकतंत्र नहीं होता था हमारे देश में, तो जिसकी लाठी होती थी तगड़ी उसी की भैंस होती थी। तो ये जो इनका वो रवैया है कि भाई लोग डर जाएं और लोग हमें सपोर्ट करें, ये जहन से निकाल दें। वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब हमारे लोग इनको सिरे से खारिज करेंगे, और आप देखेंगे कि इस तरीके की जाति जो है वो कभी भी मासेस में बर्दाश्त नहीं होती है। और ऐसी सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारों का, इंदिरा गांधी तत्कालीन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो आपने देखा वो जब इमरजेंसी का दौर था उसके बाद क्या हालत हुई कांग्रेस सरकार की। आज तक वो दाग उनके सियासी दामन पर लगा हुआ है, नहीं धो पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर कोई राजनीतिक जमात, खास तौर से जो मरकज में बैठी हो, सेंटर गवर्नमेंट को हैंडल कर रही हो, वो इस तरीके के फरमान जारी करके सोचती है कि लोगों को डरा लेगी, तो बहुत बड़े मुगलाते में है, मैं तो ये कहूँगा। आपने हर एक पार्टी के नेता पर कहीं ना कहीं सीधे रूप से जहां अपरोक्ष रूप से ये आरोप लगाए हैं कि वो नेता करप्ट है, बेईमान है, उस पर कार्रवाई होनी पे। लेकिन दूसरी तरफ आप ही की पार्टी कहती है कि हम नेता तैयार करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो आपने उन्हीं लोगों को ले लिया जो लोग दूसरी पार्टियों से निकाले गए थे, या जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए थे, या जिन लोगों पर दागी होने का आरोप है, ऐसे लोगों को लेके आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर मैं नहीं समझता एक भी नेता आम आदमी पार्टी से ऐसा जुड़ा है जिस पर किसी तरीके का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज हो। दूसरी बात ये सच है, आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी सियासी जमात है पूरे देश के अंदर जो नेता पैदा करती है, और हमने करके बताया। अभी हाल पंजाब के चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, फिर आप लाभ सिंह गोगोके की बात करें, आप जीवन जोत कौर की बात करें, मजीठे सरीखे और सिद्धू सरीखे नेताओं को हराने वाली जीवन जोत, मतलब 5 चीफ मिनिस्टरों को, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को अगर हमने जम्मू कश्मीर में किसी नेता का नाम बता सकते हैं जिनको पैदा किया है और आज वो फेमस चेहरा आम आदमी पार्टी का? देखिए, वक्त लगता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज हमें जम्मू कश्मीर में आए हुए बहुत बड़ा वक्फा नहीं हुआ, लेकिन लोग ये तस्लीम कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ही ना केवल एकमात्र विकल्प है बल्कि बड़ा सशक्त विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। रही बात नेताओं की, तो मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि जब वो वक्त आएगा आप देखेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ का इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूँ पंजाब चुनाव में, तो मैं जानता हूँ अलग अलग तरह के सर्वे होते हैं। सर्वेज में जो लोग निकल कर आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक नेता हमारी पार्टी में आ गया तो उसको टिकट कन्फर्म हो गया। टिकट तो केजरीवाल साहब भी अगर किसी के ऊपर कह दें, कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, केजरीवाल साहब ने किसी को रिकमेंड किया था लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया और केजरीवाल साहब ने माना उसको, क्योंकि उनकी जानकारी में शायद कहीं कोई, अब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हमारे सुनने में आता है कि हमारी पार्टी में एक बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर सब लोगों की राय लेकर और सर्वे के बाद चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज होती हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो आम लोगों में से निकल कर आएंगे। ये बात जो है ये पत्थर पर लकीर है। रही बात आपने जिन नेताओं का कोई हवाला दिया, तो बड़े कम नेता हमारी पार्टी में जिनको जगह मिली है, बड़े सारे नेताओं को हमने इनकार भी किया है। मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ। ऐसे कम से कम जम्मू खित्ते की बात करूँ, 15 से 20 बड़े नेता हैं जिन्होंने ना मालूम कितने चुनाव लड़े, कितनी पॉलिटिकल पार्टियों में अच्छी पोजीशन पे रहे, हमने उनको इनकार किया। आपने तो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ा है, बावजूद उसके अगर हम आपका ग्राफ देखें तो जिस प्रकार से शुरुआत में आपका ग्राफ देखने को मिल रहा था, हर कोई आपकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन जब से गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी पार्टी बनाई है उसके बाद से अगर बात करें तो आपका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ एक नेता भी ऐसे हैं जिनके पार्टी में आने के बाद से ही पार्टी में आप में एक बहुत बड़ी फूट नज़र आई, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये आला कमान के फैसले हैं, आला कमान का क्षेत्राधिकार है, इस पर मेरा बात करना बनता नहीं। लेकिन ये जो आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात की, उनका तो मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में तो वो तो रसातल में चले गए हैं, धराशायी हो चुकी है वो पार्टी। जो 4-6 बड़े नेता लेकर ये घूमते थे वो सबके सब भाग गए।
तो गुलाम नबी आज़ाद को भी ये समझना पड़ेगा कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने कांग्रेस में प्रोटोकॉल एंजॉय किया, वो जीते या ना जीते लेकिन प्रोटोकॉल उन्होंने जो है वो टॉप लेवल का एंजॉय किया। तो अपने जीवन के आखिरी राजनीतिक सफ़र में जब वो पहुँचे तो इस तरीके से वो एक पार्टी को दरकिनार करके अगर वो सोचते हैं कि वो अपनी नई जमात बनाकर लोगों के बीच जगह बना लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी ना केवल गलत फहमी है बल्कि मैं कहूँगा उनकी सियासी समझ पर भी सवाल है। क्योंकि आप देखिए ना, एक कितने नेताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ा और फिर उनके पास तो उस वक्त तो जो उनके बयान आप देखिए तो वो बड़ी हताशा झलकती है उन बयानों में से। तो कहीं पर भी तुलना, तो मैं माफ़ कीजिएगा, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, कहाँ आप किससे तुलना कर रहे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बेचारे जब चीफ मिनिस्टर थे तो तब भी आपको पता है वो पीडीपी की वो हीलिंग टच पॉलिसीज तो पहले रही, जब पहले उनका मौका था, तो जब इनका मौका आया तो भूमि आंदोलन की उस रौ में इनकी कुर्सी भी चली गई। तो अब कहने का मतलब ये है कि उनको वो जरूर मलाल होगा, अब उसको किस तरीके से वो हासिल करना चाहते हैं वो उनकी तवक्को। लेकिन ये बात बड़ी साफ़ है कि आम आदमी पार्टी का और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का कोई कहाँ पर कोई मुझे नहीं लगता कोई तुलना बैठती है। बाकी आखिर में मैं आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा, समय मुझे लग रहा अभाव होगा आपको। तो हमें समय का अभाव नहीं है, मैंने अभी आपकी विधानसभा पे भी जाना जिसमें आजकल आप बड़े सक्रिय हैं। अच्छा चलिए, लेकिन मैं एक चीज़ कह दूं कि आम आदमी पार्टी एक ना केवल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आज की डेट में दुनिया की इकलौती पार्टी है जिसने अपने 10 साल के सफ़र में जो सफलता के सोपान तय किए हैं उसका कोई सानी पूरी दुनिया में नहीं है। जी, आप विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आजकल इन दिनों आप विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कंडी क्षेत्र में बड़े सक्रिय नज़र आते हैं। आपके सोशल मीडिया पर हम भी देखते हैं पोस्ट, एक आपने कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ अपना कोई यथार्थ, और उसमें आप बिल्कुल नेता, अभिनेता और पत्रकार तीनों की भूमिका में नज़र आते हैं उसमें। तो आपका चुनावी एजेंडा क्या है विजयपुर विधानसभा की अगर बात करें तो? बाकी जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़ दें, अगर विजयपुर विधानसभा में आप चुनाव लड़ते हैं या पार्टी आपको मैंडेट देती है या जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो किस मुख्य एजेंडे के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आज तक कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर मैंने ये दावा नहीं किया कि पार्टी, नहीं, मैंने पहले कह दिया है। जी ठीक। दूसरी बात, जहाँ तक मेरी प्राथमिकताओं की बात है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने ये मुझसे पूछा। सबसे पहली बात जो मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, हम ठेकेदारी ख़त्म कर देंगे। बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल स्टेट में आता है। देखिए कितने अफसोस, ठेकेदारी का भाव क्या है आपका? ठेकेदारी ना, देखिए एक बिजनेस टाइकून बम्बई से, दिल्ली से, मद्रास से उठ के यहाँ आता है, 500 करोड़ का वो यूनिट लगाता है, 50 करोड़ जेब से डालता है, 450 करोड़ सरकार से लेता है, फिर उसमें 250 करोड़ के करीब वो सब्सिडी खाता है। ज़मीन उसको सरकार देती है, बिजली सरकार देती है, पानी सरकार देती है। एवरेज में उससे क्या मांगा जाता था कि हमारे लोगों को रोज़गार मिले। आप बताइए, हमारे यहाँ MBA नहीं है, हमारा नौजवान बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, इंजीनियर्स हमारे पास कम है क्या? लेकिन जितनी ब्यूरोक्रेसी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सारी बाहर की है। और हमारे जो श्रमिक हैं उनकी क्या हालत है, कभी किसी सरकार ने आज तक देखा? मैं आपको यहाँ तक बता दूँ, वो वक्त आप बहुत जल्दी आएगा जब हमारे घोषणा पत्र में यह बात शामिल होगी। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आज दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में पहले दिन काम करने जाता है तो उसको 8 घंटे के 16,500 मिलते हैं। यहाँ पर 12 घंटे काम करवा के 7 से 8 हज़ार या 10,000 रुपये देते हैं। ना उसका ESI है, ना उसका PF है, ना उसका TDS है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, ये जो आप 16 घंटे की बात कर रहे हैं, वहाँ नौकरी देने के साथ ये भी लिखवाया जाता है, बोला कि भाई आपको हम 16,500 देंगे, लेकिन जैसे ही आपको ये पूरा आपके खाते में आएगा तो आप उसमें से 8,000 हमें वापस करेंगे कैश में। देखिए, अगर ऐसा कहीं पे है, देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जहाँ जिस भी प्रदेश में लेबर लॉ लागू है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी कारोबारी की ये मजाल नहीं हो सकती कि वो अपने श्रमिक को, अपने कारीगर को ये बोले कि भैया मैं तेरे को 10 रुपये दे रहा हूँ। आपके पंजाब के लुधियाना की इंडस्ट्री के बहुत से मामले हैं ऐसे, अगर आप चाहें तो मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ। मैं देखिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये तो जनता को समझना पड़ेगा ना, ये उनका मौलिक अधिकार है। जब हमने ठेकेदारी खत्म करने का वादा कर दिया, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, तो उसमें हमारा डंके की चोट पे ये ऐलान है कि हम अपने लोगों को 18 से 20 हज़ार रुपया ना केवल मासिक वेतन देंगे, दिलवाएंगे, बल्कि वो उनका राइट है, बल्कि उनका इंश्योरेंस जो है ESI के तहत, और उनका जो PF है, अगर वो 15 साल काम करते हैं, करीब 15 साल, इवन कि वो दे वुड बी इन अ पोजीशन टू सीक पेंशन आल्सो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग, दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोक्लेम। तो पॉइंट इज इट, हम ये चाहते हैं कि पीपल शुड नॉट
बी स्ट्राइव्ड एनी मोर। तो पहली तो ये बात है कि हम इंडस्ट्री के अंदर ठेकेदारी को सिरे से ख़त्म कर देंगे, ये हमारा वादा है। रही बात, ये बड़े प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं कि उसके बाद किसी ने किसी को पूरी तनख्वाह नहीं दी तो वो जाए ना, हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, दे कैन गो। लेकिन ख़त्म करने का जो इस ठेकेदारी की प्रथा को ख़त्म करने का जो हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आप कंडी की बात करें, आज भी वहाँ के लोगों को बिजली में असर नहीं है, पानी में असर नहीं है। और कितनी शर्मनाक बात है, आप इन कंडी इलाकों में चले जाएं, अगर आप एक कंडी इलाके में सड़क बनाते हैं तो वो प्लेन के मुकाबले में जल्दी बनती है और सस्ती बनती है, क्योंकि वहाँ पे जितना आपको मटेरियल चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बावजूद उसके सड़कें नहीं हैं। वो जहाँ जहाँ जो बनी है, मैंने तो हाथ में उठा के दिखा दी है लोगों को सड़कें कि ये सड़कें आपकी 4 महीने में या 3 महीने में जो सड़क जो है वो तबाह हो जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म का भ्रष्टाचार है। तो बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जिसमें मोहल्ला क्लिनिक है, ठेकेदारी प्रथा सबसे बड़ा इशू। और एक आखिरी चीज़ मैं आपके माध्यम से बता दूं, आज 1,61,000 के करीब हमारे कंट्रेक्चुअल, डेली बेसिस और नीड बेसिस जो एम्प्लॉइज़ हैं, जिस दिन केजरीवाल साहब यहाँ पर आए, मैं आपको बता रहा हूँ आज ये ऐलान हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल साहब डंके की चोट पर करके जाएंगे। और जैसे आज हमने पानी की टंकियों पर चढ़े, वो आपने देखा पंजाब के टीचर्स को रेगुलाइज कर दिया, 16,000 टीचर्स को, तो बहुत जल्दी हम ही वो लोग हैं, ये मैं बता दूं आपको, यही वो पार्टी है जो उन लोगों को नियमित कर सकती है जिनमें से, माफ़ कीजिएगा, बड़े सारे लोग तो बेचारे इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। बड़े सारे लोग, पीडीडी के कितने मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी किसी का हाथ नहीं बचा, किसी का पैर नहीं बचा, कोई पूरी ज़िंदगी के लिए दिव्यांग हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने बड़ा क्लियरली फैसला लिया है और बहुत जल्दी केजरीवाल साहब इसके ऊपर न केवल लोगों से मुखातिब होंगे, बल्कि केजरीवाल साहब का जो वो आपको पता है स्टाइल है गारंटी वाला, वो हम लोगों को देंगे और डंके की चोट पर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगदीप सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत से सवालों पर बेबाकी से बात की, लेकिन बहुत से सवालों को गोलमोल भी कर गए। लेकिन हम आपसे ये बात ज़रूर कहेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के बाद प्रसिमन कर जो अपनी जो उन्होंने प्रसिमन को लेकर जो अपना बयान दिया है उसको खारिज कर दिया है, उस प्रसिमन को जो आपत्ति थी उस पर लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है। उसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही चुनावों की अगर घोषणा होती है उसके बाद जनादेश आम आदमी पार्टी को मिलता है या किसी और पार्टी को। अगर आम आदमी पार्टी को मिलता है तो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अपने जो वादे हैं, दावे हैं, उन्हें पूरा करती है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।